Yes, good evening all students and good evening parents. So सारे स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के हैं एंड आपके एग्जाम कब है? जून 23 में, करेक्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप अनम्यूट करके आंसर्स दे सकते हो, ठीक है? आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस मैम। ओके, सो अनम्यूट या चैट थ्रू भी आप आंसर्स दे सकते हो। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाली हूँ अभी। यस, सो सीए फाउंडेशन आप सारे मतलब 12th स्टैंडर्ड के बाद आपने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया होगा, करेक्ट? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट अबाउट 70% इन 12th स्टैंडर्ड? ओके, सो क्लासरूम में तो सारे हाथ ऊपर आ गए हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी हैंड रेज करके बता सकते हो। प्रज्वल गॉट अबाउट 70% इन 12th स्टैंडर्ड। आपकी प्रॉपर एग्जाम हुई थी या कोविड पीरियड था? प्रॉपर एग्जाम। सो प्रॉपर एग्जाम देके आपको अबाउट 70% मिले हैं, करेक्ट? सो कितने स्टूडेंट्स ने 12th में अटेम्प्ट दिया था या एग्जाम दी थी? 12th का अटेम्प्ट था आपका या एग्जाम थी? एग्जाम थी। एंड 11, 10, 9, 8 ऐसे फर्स्ट स्टैंडर्ड तक हम गए, तो आप अटेम्प्ट दे रहे थे या एग्जाम्स दे रहे थे? एग्जाम्स। एंड सीए फाउंडेशन का आपने क्या दिया? अटेम्प्ट। सो क्या हुआ फिर? सो डिफरेंस समझा आपको? एग्जाम एंड अटेम्प्ट का डिफरेंस। सो आपको लाइफ में क्लियर था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 12th एंड अभी आप साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, करेक्ट? तो FY TY भी लाइफ में एक ही बार करना है, ये क्लियर है ना आपको? आपको डर है क्या मैम में FY में फेल हो गया तो? सो वो जैसे क्लियर है वैसे आपको इसमें भी क्लियर करना पड़ेगा कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल ये भी एग्जाम्स है, ये अटेम्प्ट्स नहीं है आपके। अगर आप अटेम्प्ट सोचते हो तो लगते हैं अटेम्प्ट, आप उसको एज ए एग्जाम देखोगे। मतलब आपको क्या सोचना है कि ये एग्जाम मुझे एक ही बार देनी है लाइफ में। जून में जो आप फाउंडेशन दोगे उसके बाद आपको फिर से लाइफ में फाउंडेशन एग्जाम नहीं देनी है, ये एक क्लियर कर दो। एंड आगे भी इंटरमीडिएट एंड फाइनल आपको एक ही बार देना है, ये पूरा क्लियर कर दो। ओके, सो आज से हम क्या सोचेंगे? इट्स योर एग्जाम्स। तो हमारे सारे ब्रोशर्स में बैनर्स आप देखोगे, तो जो भी टाइम टेबल्स आते हैं या बैच के अनाउंसमेंट्स होते हैं वो फॉर जून 2023 एग्जाम्स देखोगे आप। कहां पर भी अटेम्प्ट वर्ड नहीं होगा, ओके? क्योंकि अटेम्प्ट आप सोचते हो तो मन में क्या आता है? दिस टाइम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम। 12th में ऐसे सोचा था, तो वो थिंकिंग माइंडसेट चेंज करो। ओके, पढ़ाई तो आप बहुत कर रहे हो, बचपन से आप पढ़ाई करते आए हो, आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। सो एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है आपको ऑलरेडी पता है। आपने जब सीए कोर्स सिलेक्ट किया तभी भी आपको पता था कि इसमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, ये सब आपको पहले से पता था, फिर भी आप इस कोर्स में आ गए, करेक्ट? सो 12 आवर्स पढ़ना पड़ता है, वो तो मालूम ही है आपको। बट 12 आवर्स में क्या एग्जैक्टली कैसे पढ़ाई करनी है, हाउ शुड बी अ स्ट्रेटेजीज टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। चारों सब्जेक्ट्स अलग है, हर एक को आप एक ही स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते हो, करेक्ट? हर एक सब्जेक्ट अलग है, तो वो हमें सीखना है। वो सीखना बहुत इजी है, टू व्हीलर सीखने जैसा इजी है। टू व्हीलर आपको सिखानी है तो उसमें क्या है? एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड हॉर्न, ये तीन ही तो चीजें है, करेक्ट? सो सीख कंसेप्ट बताने के लिए, स्ट्रेटेजी बताने के लिए बहुत इजी है, बट इम्प्लीमेंट करना, अभी आपको टू व्हीलर का ऐसे ही बताएंगे ना, सामने कोई नहीं है तो एक्सीलरेटर, कोई आया बीच में तो ब्रेक एंड हॉर्न, हो गया, जाओ अभी गाड़ी। सो प्रैक्टिकल जब करने जाओगे तब समझेगा कि 8-10 दिन के बाद कॉन्फिडेंस आता है, रोज चलाने के बाद। सो बताने के लिए 2 मिनट लगे ना,
तो स्ट्रैटेजी बताने के लिए मुझे 1 ही घंटे लगने वाला है, बट आपको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगेगा। कौन सी भी चीज आपने अभी, आपको क्रिकेट आता होगा बॉयज जनरली, तो आप मुझे 10 मिनट में गेम समझाओगे, मैम ऐसे ऐसे खेलते हैं, तो मैं खेल पाऊंगी? मुझे तो सिर्फ कंसेप्ट समझे है। तो कंसेप्ट समझने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, बट उसकी प्रैक्टिस, उसमें मास्टरी, प्रोफेशनल उसमें उस फील्ड में बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। करें? सो आज से आप उसको क्या ट्रीट करोगे? एग्जाम ट्रीट करोगे। एंड मुझे बताओ 10-12 स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स ने 90% का गोल रखा था? तो तुम्हारा गोल क्या था? बाकी सबने हाथ ऊपर किया, तुमने कितना गोल रखा था? टारगेट कितना रखा था दिमाग में? 80%। ओके, सो जनरली 80 to 90% रखते हैं टारगेट। यस, तो यहाँ पर क्या टारगेट रखा आपने सीए फाउंडेशन में? पास। तो समझा क्या गलत हुआ? अगर हम 90% के बारे में सोच रहे हैं, तब जाके एग्जैक्ट 90% आ गए क्या? नहीं आए। सो अगर हम 50% के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज पासिंग, तो एग्जैक्ट 50% आएंगे क्या? बताओ। करेक्ट साहिल, 300 प्लस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको टारगेट हाई रखना पड़ेगा। सोचो आप, ऐसे हुआ है क्या? अरे मैम मैंने तो 35% का टारगेट रखा था 12th में, और 90% कैसा है मुझे भी नहीं पता चला। मेरा तो टारगेट 35 का ही था, 90 कैसे आया मुझे भी नहीं पता। सो आपने टारगेट रखा इसलिए कुछ तो 80-90 आ गए ना। विदाउट टारगेट रख के ऐसे नहीं आ सकते हैं। सो वैसे ही आप अगर टारगेट हायर रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 300 का टारगेट रखा है एंड आपको मिल गए 280, तो चलेगा क्या? चलेगा। बट 200 का टारगेट रखा है एंड 180 मिल गए, तो चलेगा क्या? नहीं। सो देखो, बहुत शॉक होते हैं स्टूडेंट्स एंड इवन पेरेंट्स कि हमारे बच्चे 12th तक 96, 95 स्कोर कर रहे थे एंड यहाँ पर 2-2 अटेम्प्ट हुए फिर भी क्लियर नहीं हो रहे। तो उसका रीजन ये है कि 12th में हमने टारगेट दिया उनको 90 लाओ, सीए फाउंडेशन में टारगेट दिया गया पास हो जाओ। तो वैसे न्यू नंबर्स में अगर आप देखते हो तो डिफरेंस 20 का ही है 200 एंड 180 में। तो आपने जैसे बताया कि 300 का टारगेट रख के 280 आ गए, तो शॉकिंग कुछ है क्या? कुछ नहीं। 20 ऊपर नीचे हो सकता है, बट 200 का टारगेट रख के 180 आ गए तो शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि 200 का मीनिंग होता है पास एंड 180 का मीनिंग होता है फेल। बट नंबर्स में देखा जाए तो डिफरेंस 20 का ही है। सो आप 200 एंड 40-40-40 ऐसे टारगेट रख के एग्जाम दोगे ये, या अटेम्प्ट दोगे, तो होने वाला है क्या? तो आज आपने सबसे पहले क्या सीखा? क्या माइंडसेट चेंज करोगे? 300 प्लस। एंड ये लास्ट टाइम देना है या दिसंबर का भी क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा फाउंडेशन का देखना है आपको? लास्ट टाइम देना है, करेक्ट? सो देखो, एक जस्ट इमेजिन करो, आपका नेबर 12th स्टैंडर्ड में है आपके सोसाइटी में, और आज उसका रिजल्ट है, तो आप उसको क्या पूछोगे? कितने परसेंट आए? अभी आपका नेबर सीए कर रहा है और आज रिजल्ट है, तो क्या पूछोगे? पास हुए क्या? सो सोसाइटी में जो आंसर देना पड़ता है आपको, उस हिसाब से आप गोल सेट कर रहे हो। आपकी कैपेसिटी 70 अबव की है, क्योंकि आपने ही सबने हाथ ऊपर किया कि 70% मिले थे मैम हमें। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक एवरी ईयर अबव 70% कितने स्टूडेंट्स है एवरी ईयर? ऑब्वियसली, इसलिए तो सीए में आ गए ना हम। ऑब्वियसली 70 अबव होंगे आपको, इसलिए तो सीए कोर्स में आए हो। फिर आपकी कैपेसिटी कितने परसेंटेज की है? और यहाँ पे 50 भी नहीं आ रहे हैं। सो अगर गोल आपको 12th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट्स का टीचर जो है, वो आपको क्या पता है, तुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं अकाउंट्स में। फाउंडेशन में कौन बताता है ऐसे? सो
वो ही डिफरेंस है कि आपको गोल ही नहीं दिखा, आपको टारगेट ही नहीं दिया वो किसी ने। तो आज मैं टारगेट आपको दे रही हूँ कि आपको अबाउ 80 चाहिए। मिलते हैं क्या अबाउ 80? यस। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक ही मिनट है, मैं आपको थोड़ा लाइट्स ऑफ करती हूँ तो आपको प्रोजेक्टर का स्क्रीन दिखेगा। एक ही मिनट रुको। और ये माइंडसेट चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, हाँ, क्योंकि आपका माइंडसेट इतना ऑलरेडी बन चुका है कि सीए कोर्स डिफिकल्ट है। आपको कितनी बार बताया गया है ये कि सीए कोर्स डिफिकल्ट है? बहुत बार। तो अगर आपने 200 बार सुना है ये, तो आपको 400 टाइम्स उसका डबल खुद को बताना पड़ेगा सीए एग्जाम इजी है, तो ये आपको इजी लगेगी। कैसे इजी है मैं बताती हूँ आपको। आपको जो 4 सब्जेक्ट्स है उसमें से आप चारों सब्जेक्ट्स नए हैं या आपने 11th-12th में देखे हुए हैं? 250 मार्क्स का जो सिलेबस है आउट ऑफ 400, 250 मार्क्स का सिलेबस सेम है आपका, सेम। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, डीसीआर इंग्लिश का, और जिसको मैथ्स है मैथ्स भी। तो कुछ भी नया पढ़ नहीं रहे हो आप, अराउंड 150 मार्क्स का ही नया पढ़ रहे हो। तो कैसे डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट कौन सा कोर्स होता है? जो पूरा ही नया है और जिसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो आपने कहाँ पर भी देखे ही नहीं है। वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब आपने सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़े एंड कौन से भी क्वेश्चंस वो डालेंगे एग्जाम में, अनसीन क्वेश्चंस आपने कहाँ पर भी नहीं देखे। उस कोर्स को आप क्या बोलोगे? डिफिकल्ट। यहाँ पे ऐसे होता है सी एग्जाम्स में कि मैम ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पर भी देखा ही नहीं था। ऐसा कितना आता है नया अनसीन क्वेश्चन? 20%। तो अगर ये एग्जाम डिफिकल्ट होती तो ये जो सैना अग्रवाल है, सैना अग्रवाल नवंबर 2019 की ये मार्कशीट है, उसको 365 स्कोर हुआ है आउट ऑफ 400। अकाउंट्स में उसको 98 है, लॉ में 87 है, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में 90 मार्क्स है। अगर एग्जाम डिफिकल्ट होती तो इतना स्कोर होता क्या? 98 आते हैं डिफिकल्ट कोर्सेस में। तो ये ला सकती है तो हम ला सकते हैं क्या? ये ऑल इंडिया रैंकर 1 है नवंबर 19 की, उसके बाद रैंक्स निकालना बंद किया। बट आज भी ऐसे स्कोर होते हैं क्या स्टूडेंट्स के? 360 340 देखे क्या आपने? तो मिल रहे हैं ना, मतलब लोगों को। अगर डिफिकल्ट कोर्स होता तो किसी को भी नहीं मिलते, इनको मिल रहे, मतलब कुछ तो इन्होंने फॉर्मूला लगाया जिससे 98 आ गए। तो वो फॉर्मूला हमें सीखना है आज कि ये लोग क्या करते हैं जिससे इतना स्कोर लाते हैं वो। ओके, सो ये डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, डिफिकल्ट इसको हम बनाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं की उस बच्चे ने, फर्स्ट स्टैंडर्ड के साल भर टाइम पास किया, तो क्या होगा उसका एग्जाम में? तो उसके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड भी डिफिकल्ट हो गया। आपने तैयारी ही नहीं की तो फर्स्ट स्टैंडर्ड भी डिफिकल्ट हो सकता है। सो ये हमारा रिजल्ट है लास्ट एग्जाम का, दिसंबर 22। अराउंड 50 स्टूडेंट्स पास हुए हैं जिन्होंने अभी तक रिजल्ट हमें बताया है, और भी ऐसे होंगे कि जिन्होंने रिजल्ट
नहीं बताया है। सो उसमें रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स है, रिवीजन बैच के स्टूडेंट्स है, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स है। सो हम रेगुलर बैच लेते हैं फाउंडेशन की, रिवीजन बैच भी लेते हैं एंड टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट लेते हैं टोटल। तो 4 टेस्ट आपके होने वाले हैं इस टाइम टेबल के हिसाब से। फर्स्ट 2 टेस्ट 50% की एंड नेक्स्ट 2 टेस्ट फुल सिलेबस के रहेंगे। आपका जो मेन एग्जाम का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम पेपर लेंगे, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। एंड फर्स्ट 2 टेस्ट 80 मार्क्स के रहेंगे ऑन 50% सिलेबस एंड लास्ट 2 टेस्ट फुल सिलेबस के रहेंगे। सो अगर आप ये चारों टेस्ट लिखते हो तो आपकी ऑटोमेटिक 10 टाइम्स रिवीजन होती है, 10 टाइम्स। अभी 10 टाइम्स रिवाइज करने के बाद कोई फेल हो सकता है क्या? नहीं। सो 10 टाइम्स कैसे होगी देखो, ये चारों टेस्ट के पहले आपको टाइम है, 20 अप्रैल के पहले अभी टाइम है, 26 अप्रैल को फर्स्ट टेस्ट खत्म होगी, फिर 2 टेस्ट के बीच में टाइम है ना, 26 अप्रैल टू 9th मई, देन अगेन 15 मई टू 1 जून एंड 7 जून टू 11 जून, मतलब थोड़ा कम टाइम है। 7 तो ये 4 हो गए, हर टेस्ट के पहले 4 बार रिवीजन। चारों टेस्ट अल्टरनेट डे है, तो अल्टरनेट डे वाली 4 ऐसे हो गए 8। 17 जून के बाद 24 जून तक आप क्या करोगे? 9th रिवीजन एंड मेन एग्जाम अल्टरनेट डे है क्या आपकी, तो वो 10th रिवीजन हो गई। मतलब अल्टरनेट वाले 5 रिवीजन एंड बिफोर एग्जाम्स, बिफोर टेस्ट वाले 5 रिवीजन। तो अगर ये अच्छे से किसी स्टूडेंट ने किया तो वो फेल नहीं होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज में 2 मार्क्स थे अकाउंट्स में आउट ऑफ 100। हाँ, मैं दिखा सकती हूँ आपको अटेंडेंस शीट, तो उसका क्या होगा रिजल्ट? फेल। मतलब आपको वो समझ में आ रहा है कि टेस्ट सीरीज में आपको 8, 12, 2, 4 ऐसे 1 डिजिट वाले वगैरह नंबर्स आए तो डिफिकल्ट है मतलब। ओके, सो ये जो टेस्ट है वो हम क्लासरूम में, आप जहाँ पे बैठे हो वहां पर कंडक्ट होते हैं, प्लस ऑनलाइन भी हम लेते हैं। सो अगर आप क्लासरूम में आना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूट का ही टाइम फॉलो करना पड़ेगा, दोपहर का। ओके, लकीली आपकी जून में है एग्जाम, बारिश हो सकती है उस टाइम, तो आपको वो सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि घर से निकल के एग्जाम सेंटर तक पहुंचना वगैरह। तो आपको 1:30 को ही आना है टेस्ट के लिए। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको गाइडेंस मिलेगा कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग के, उसमें क्या रीड करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर पढ़ते कैसे है, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पेपर में कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे ही नहीं है, अनसीन है, तो उस केस में आपको मतलब घबराना नहीं है और लिखना कैसे है पेपर, ये सब गाइडेंस आपको 15 मिनट्स पहले दिया जाएगा। फिर 1:45 to 5 पेपर रहेगा एंड देन आपको सारे चेक पेपर्स एक ही दिन मिलते हैं विद सजेस्टेड आंसर्स। हर एक स्टूडेंट को सजेस्टेड आंसर की प्रिंट मिलेगी एंड चेक पेपर पे डिटेल कमेंट्स लिखे रहते हैं क्वेश्चन वाइज। सो 8 में से आपको 5 मार्क्स मिले तो वाई 3 मार्क्स डिडक्टेड, उसका रीजन वहां पे लिखा रहता है। तो आपको जो चेकर्स ने रीजंस दिए हैं, गाइडेंस दिया है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करना है। तो ऐसे करते करते आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा फ्रॉम टेस्ट 1 टू टेस्ट 4। एंड इतना करने के बाद जब आप मेन एग्जाम में जाते हो तो आपको डर रहेगा क्या? नहीं। सो बहुत सारे, कितने स्टूडेंट्स 2 व्हीलर चलाते हैं यहाँ पर? सो आपको डर लगता है? बट फर्स्ट डे जब हमने 2 व्हीलर सीखी तब डर लग रहा था, तो प्रैक्टिस से गया ना। तो अगर आपका फर्स्ट डे है एग्जाम तो डर लगेगा। और जिसने 4-4 बार वैसा एनवायरमेंट एक्सपीरियंस किया है, एनवायरमेंट मतलब इतना एनवायरमेंट होता है कि बेल भी बजती है यहाँ पर हर 1 घंटे के बाद, जैसे वहां पर बजती है, इतना एग्जाम एनवायरमेंट होता है। सो वैसे आपने 4 टाइम्स किया है तो वो तो आपके रूटीन में हो जाएगा ना। क्लियर हुआ? सो ये टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, इसके आंसर्स आप बीकॉम स्टाइल नहीं लिख सकते हो। मतलब अगर ट्रू और फॉल्स है अकाउंट्स में तो सेंटेंस है क्वेश्चन में, वो सेंटेंस फॉल्स है
तो उसका रीजन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं कि वो सेंटेंस फॉल्स है इसलिए ये सेंटेंस ट्रू है। तो ये अगर रीजन में लिखा कि ऊपर का सेंटेंस फॉल्स है इसलिए ये वाला सेंटेंस ट्रू है, तो ऐसे टाइप के बीकॉम स्टाइल रीजन लिखे तो कितने मार्क्स देगी इंस्टीट्यूट हमें? 0। वो फॉल्स आंसर के लिए भी 1 मार्क नहीं मिलता है आउट ऑफ 2। ओके, सो बीकॉम स्टाइल के आंसर्स यहाँ पे चलते नहीं है। आपको प्रोफेशनल आंसर्स कैसे लिखने होते हैं वो सीखना पड़ेगा। सो ये कुछ हमारे क्लास के स्टूडेंट्स के मार्कशीट है। सो अनिकेत रास्कर जो हमारे क्लास का टॉपर है उसको 282 है, अकाउंट्स में उसको 85 है, लॉ में 52, मैथ 62 एंड इकोनॉमिक्स 83। ये रेगुलर बैच का स्टूडेंट है। ओके, और मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ। ये मयूर निकम, ये भी रेगुलर बैच का है, ये 82, 56, 54, 87। सो ये तो ऑल इंडिया रैंकर 2019 का था, नवंबर 19। बट आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे रही हूँ मैं, दिसंबर 22 के रिजल्ट्स आप देख सकते हो। तो अबाउ 80 आराम से जाता है अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। तो सब समझ में आ गया? थैंक यू साहिल। समझ में आ गया आपको कि टारगेट हाई रखो, दिमाग में ये रखो कि 80 लाने ही है अबाउ। अगर अकाउंट्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 12th में मिले हैं तो मुझे बताओ कुछ नया है क्या अकाउंट्स में? सिर्फ 15-20 मार्क का नया है, तो यहाँ पर भी 80 अबाउ आने ही चाहिए ना, करेक्ट? तो उसके लिए अभी आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ। आपके पास कितने दिन है? बहुत टाइम है क्या आपके पास? कितने दिन है? 100 डेज। तो एक सब्जेक्ट कितने दिन में होना चाहिए? 25, अराउंड 25 डेज है आपके पास सिर्फ। मंथ्स में लगता है मैम 24 जून, आज तो 22 फेब है, बहुत टाइम है। ओके, पूरा अभी समर जाएगा, फिर रेनी सीजन आएगा, फिर हमारी एग्जाम आएगी, तो ऐसे नहीं, 100 डेज ही आपके पास। और उसमें कितने स्टूडेंट्स की बीकॉम की एग्जाम आने वाली है बिफोर योर फाउंडेशन एग्जाम? 24 जून के पहले कितने स्टूडेंट्स बीकॉम के एग्जाम लिखने वाले हैं? सो वो तो गए 10-15 दिन, असाइनमेंट सबमिशन, ये करो वो करो। ओके, सो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनका रीजन बताती हूँ मैं, वो क्यों फेल होते हैं। 3 चीजें आपको याद रखनी है, 3 सक्सेस मंत्रास बिफोर गोइंग टू सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन। पढ़ना कैसे सब्जेक्ट वाइज, एक 3 स्टेप्स का सक्सेस मंत्र याद रखो। फर्स्ट स्टेप कंसेप्ट क्लैरिटी, सेकेंड स्टेप सॉल्विंग प्रैक्टिस एंड थर्ड स्टेप राइटिंग प्रैक्टिस इन एग्जाम। सो ये तीनों आपको आना पड़ेगा, इधर और नहीं चलेगा कि मैम मेरे कंसेप्ट क्लियर है बट सॉल्विंग प्रैक्टिस कम है, तो भी नहीं चलेगा। मैम कंसेप्ट क्लियर है, सॉल्विंग प्रैक्टिस भी है, बट पेपर में डर लगता है, मतलब 5 बजे मैं बाहर आती हूँ फिर सब याद आने लगता है। सो मतलब एग्जाम का डर है तो भी नहीं हो सकता है, मतलब आपको तीनों आना पड़ेगा, करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेप में कितने स्टूडेंट्स पास है देखते हैं अभी हम। सो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स होते हैं आपको? ऑन एन एवरेज 12 to 15। उसमें से 7 चैप्टर्स किसको समझे है हर एक सब्जेक्ट के? कि 15 में से 7, 15 में से 7, 15 में से 7, 15 में से 7, 7 सब्जेक्ट, 7 चैप्टर्स समझे है लॉ के छोड़ के। तो लॉ के कितने 2 चैप्टर्स समझ में आ गए? अभी स्टार्ट किया है इसलिए। ओके, जिनका पूरा पढ़ के हुआ है वो वाले स्टूडेंट्स बताओ, जिनके चारों सब्जेक्ट्स पढ़ के हुए हैं वो वाले स्टूडेंट्स हाथ ऊपर करेंगे कि मोर देन 7 चैप्टर्स किसको समझे हैं। आपको मोर देन 7 चैप्टर्स नहीं समझे? समझे हैं। रिकॉल नहीं बोल रही हूँ मैं कि सर सिखा रहे हैं और समझ में आ रहा है वो क्या बात कर रहे हैं, समझना कंसेप्ट क्लियर है क्या नहीं वो बोल रही हूँ मैं।
सो अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझा है तो रिजल्ट तो 90% लगना चाहिए ना। सो स्टेप 1 में आप क्लियर हो, पास हो गए हो स्टेप 1 में। सो कंसेप्ट समझने के लिए डिफिकल्ट होता ही नहीं है, सीए कोर्स डिफिकल्ट है ही नहीं। आपको ये इंटरमीडिएट एंड फाइनल में भी समझेगा कि कंसेप्ट समझने के लिए डिफिकल्ट है ही नहीं। अभी मैंने आपको टू व्हीलर ड्राइविंग का कंसेप्ट बताया, एक्सीलरेटर, ब्रेक, हॉर्न, इसमें कुछ ना समझने जैसा है क्या? नहीं। क्रिकेट भी आप मुझे समझाओगे तो उसमें ना समझने जैसा कोई कुछ नहीं रहेगा, इजी है। बट प्रैक्टिकली करना उतना इजी है क्या? नहीं। सो फर्स्ट स्टेप में सारे पास है बच्चे। आप कहाँ से पढ़ के आए हो मुझे नहीं पता है, आपका क्लास कौन सा था या सेल्फ स्टडी था, फिर भी आप पास हो। सो पूरी इंडिया, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप में सारे पास है। सेकेंड स्टेप बताओ, सॉल्विंग प्रैक्टिस कितने स्टूडेंट्स की 5 टाइम्स हुई थी? चारों सब्जेक्ट्स की। तो हम यहाँ पे होते ही नहीं ना मैम, इंटर के क्लास कर रहे होते ना अभी। 5 टाइम्स हुई रहती तो। मैथ्स की हुई थी, कितना स्कोर आया मैथ्स में? 40, 5 बार करने के बाद। अकाउंट्स में 60, 5 बार करने के बाद। सो ऐसे लॉ एंड इको का क्यों नहीं किया, तो पास हो जाते ना। सो 5 टाइम्स रिवीजन करनी पड़ती है, ये याद रखो, फॉर इंटर एंड फाइनल लेवल ऑल्सो। क्योंकि देखो आपका जो पेपर होता है ना, उसमें आपको टाइम नहीं दिया जाता है सोचने के लिए। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमीडिएटली आंसर आना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा फिर सोच रही हूँ कि कैसे आंसर निकालना है, फॉर्मूला याद कर रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा इतना स्लो। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर आना चाहिए। तो ये प्रोसेस कब होगी? एक बार सॉल्विंग करके आ जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ा आ गया आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आ गया आंसर। तो ये प्रोसेस होने के लिए सॉल्विंग प्रैक्टिस आपको कितनी लगेगी? 5 टाइम्स। एंड पेपर प्रेजेंटेशन, एग्जाम एनवायरनमेंट, टाइम मैनेज करना, 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना, ये सब भी आना चाहिए ना। सो स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं बताओ रीजन? सॉल्विंग प्रैक्टिस कम एंड पेपर प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम। सो आपको किसके ऊपर वर्क करना है अभी समझ में आ गया सबको? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप सब पास हो, तो आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं अभी बताती हूँ। तो उसके लिए आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस कौन से बुक से करनी है वो पहले समझना पड़ेगा। तो दैट बुक इज इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। For all 4 subjects, you should use Institute Study Material and compilation of RTP, MTP past papers. CA Foundation कब से आया है? मई 2018 से। तो तब से लेके आज तक जितने भी RTPs आए हैं, जितने भी MTPs आए हैं, जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं, वो सारे सॉल्व करना है आपको। हम 10th-12th में पास्ट पेपर्स सॉल्व करते थे क्या? तो पास्ट पेपर्स अभी क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? तीन घंटे टाइमर लगा के सॉल्व करते थे ना पेपर्स, पास्ट पेपर्स। पास्ट 10 एग्जाम्स के पेपर करो एंड 12th पास हो जाओ। तो वैसे अभी क्यों नहीं कर रहे हो? पास्ट पेपर्स भी सॉल्व किए आपने तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको। सो क्यों नहीं सॉल्व किए 3 घंटा लगा के? अकाउंट्स लॉ तो कर सकते हो ना, मैथ्स इको नहीं है पता है मुझे। अकाउंट्स लॉ तो सॉल्व करो, मैथ्स इको क्वेश्चन बैंक से करो, स्कैनर से वगैरह। ठीक है। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक्स कौन सा बताया आपको समझा? इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, पास्ट पेपर्स। अभी एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स लेने, तो दिन भर आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो ना। कोई है क्या जॉब प्लस पढ़ाई वाला? नहीं, जॉब हमें करना ही नहीं पड़ता है मैम, पैसे तो पेरेंट्स से आ जाते हैं हमें, इसलिए हम टाइम पास कर रहे हैं। सो वो जो पैसे आना जब बंद हो जाएंगे ना, एक स्टूडेंट के हुए हैं, हमारे रिवीजन बैच में था,
उसके पापा बिजनेसमैन है यूपी में। एक दिन पापा ने फोन करके बताया पैसे नहीं आएंगे अकाउंट में, जॉब करो, हॉस्टल का रेंट पे करो, पढ़ाई करो, मेस का पेमेंट तुम ही कर लो। अभी वो जॉब प्लस पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि सब मिल गया तो बच्चे कर ही नहीं रहे हैं। सो अगर आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो 12-14 घंटे तो करनी ही पड़ेगी ना। 12 to 14 आवर्स आपको पढ़ाई करनी, और कुछ कर ही नहीं ले रहे हो आप तो 12 घंटे पढ़ाई आपको करनी है डेली, एंड उसमें ऑल 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, क्योंकि अकाउंट्स में 80 आ गए एंड लॉ में 30 आ गए तो चलने वाला है क्या? मतलब चारों को सेम वेटेज देना पड़ेगा, ये आपको समझा है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का बाइफरकेशन आप कैसे करोगे कि मुझे लॉ डिफिकल्ट जाता है तो लॉ में 3 घंटे करूंगी, मुझे अकाउंट्स इजी जाता है तो वो मैं 2 ही घंटा करूंगी, मुझे इकोनॉमिक्स इजी जाता है तो वो मैं 2 घंटे करूंगी, एंड मैथ्स डिफिकल्ट जाता है तो वो 3-4 घंटे करूंगी। वो इनर कैलकुलेशंस जो रहेंगे आवर्स के, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होंगे ना, वो सबको एक ही नहीं एप्लीकेबल है कि सबको अकाउंट्स पसंद ही है, सबको मैथ्स पसंद ही है, सबको मैथ्स डिफिकल्ट ही जाता है, ये सबको एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो स्टूडेंट वाइज आप डिसाइड कर लो, बट चारों सब्जेक्ट्स आपको डेली करने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल लगाना पड़ेगा। अभी 20 अप्रैल से हमारी फर्स्ट टेस्ट है, आज 22 फेब है, तो डेज कैलकुलेट करो आपके पास कितने हैं। हाँ, सो अराउंड 50 डेज पकड़ो, क्योंकि वो 5 डेज तुम टेस्ट 1 की तैयारी स्टार्ट करोगे ना, तो 50 डेज में हमें क्या कंप्लीट करना है। सो जो भी कंप्लीट करना है वो 50 डेज में। सो पहली आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि ऑल द टॉपिक्स, और अगर ऑल द टॉपिक्स नहीं हो रहे हैं तो ऑल डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो पहले आपको क्या करना है, चारों सब्जेक्ट्स के इंडेक्स ओपन करने हैं। इंडेक्स बताए आपको, जहां पर चैप्टर्स हैं, पेज नंबर का कॉलम होते हैं, वो इंडेक्स। उसमें से जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको आप टिक मार्क करोगे चारों सब्जेक्ट के, एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स आप पहले इस 50 डेज में कंप्लीट कर लोगे। अकाउंट्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स, लॉ के डिफिकल्ट, मैथ्स, इको के डिफिकल्ट टॉपिक्स, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक्स को ज्यादा रिवीजन लगेगी। एवरेज ड्यू डेट 10 बार करना पड़ेगा क्या, बट पार्टनरशिप फॉर्म को ज्यादा रिवीजन लगेगी, इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक्स अभी लोगे तो अभी होगा, फिर 20 अप्रैल के 5 दिन पहले भी होगा, एंड आगे का तो मैंने बताया आपको ऑटोमेटिक कैसे होगा 10 बार। सो डिफिकल्ट टॉपिक्स की ज्यादा रिवीजन होगी कंपेयर टू इजी टॉपिक्स। और अगर आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले ही हो गए मैम, 40 डेज में हो गए, तो बाकी के 10 दिन क्या करोगे, रिमेनिंग टॉपिक्स भी कंप्लीट करो। सो आपको जो टाइम टेबल लगाना पड़ेगा, सो उसके लिए हम क्या देते हैं, आपको एक कैलेंडर देते हैं। तो इस कैलेंडर में आपको नाम लिखना है आपका, एंड मंथ डालना है, मार्च अप्रैल में। ओके, सो 3 महीने का कैलेंडर है ये, और आपको आपका प्लान लिखना है यहाँ पर, आप क्या करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल आज 23rd को हम अगर जाते हैं, 23rd कल से, तो आपको कैसे लिखना है, सिर्फ अकाउंट्स, आज मैं अकाउंट्स का पार्टनरशिप करने वाला हूँ, लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैथ्स का ब्लड रिलेशन, एंड इकोनॉमिक्स का क्या जो डिमांड सप्लाई जो भी है। ऐसे सिर्फ टॉपिक्स के नाम नहीं लिखने हैं आपको, आपको प्रॉपर कैसे लिखना है। अकाउंट, सपोज आप 8 बजे स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, सो मॉर्निंग 8 to 10 अकाउंट्स, बीआरएस टॉपिक, बीआरएस के सारे इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल ये करने हैं। कब, 8 to 10 में। फिर 10 to 10:30 ब्रेक, फिर 10:30 to 12:30 लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 करना है, फिर 12:30 to 1:30 लंच ब्रेक, ऐसे जो भी रहेगा। सो इतना आपको डिटेल टाइम टेबल लगाना पड़ेगा। सो आप जब उठोगे एंड 8 बजे रेडी हो जाओगे, तो आपको कुछ डाउट रहेगा क्या कि मैं अभी क्या करने के लिए बैठूं। जो लिखा है 8 बजे वो करना है, जो 10:30 बजे लिखा है कैलेंडर में वो करना है।
तो ही आपका रूटीन सेट होगा। आपको स्कूल कॉलेज में ऑप्शन दिया जाता था क्या 8 बजे क्या मूड हो रहा है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, या टाइम टेबल मिलता था 8 बजे इंग्लिश, 10 बजे हिस्ट्री, 11 बजे ज्योग्राफी। तो आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता था, इसलिए तो डिसिप्लिन था, इसलिए तो 96 आ गए, 90% जो भी थे, तो वो डिसिप्लिन की वजह से आ गए। तब आप स्कूल में थे इसलिए टीचर लगा के देती थी टाइम टेबल। अभी सब अबाउ 18 हो ना, मेजर हो गए ना, तो अभी भी स्कूल टीचर लगती है कि आपको टाइम टेबल बनाने के लिए। अभी भी पेरेंट्स लगते हैं क्या दिखाओ आज क्या होमवर्क दिया है, ABCD लिखना है, चलो ABCD लिखो, ऐसे पेरेंट्स लगते हैं अभी आपको। वो बच्चों को लगते हैं आज क्या होमवर्क दिया है, आज क्या पढ़ाया टीचर ने। सो मेजर होना मतलब क्या, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को समझना। आप पेरेंट्स को बताते हो उठो किचन में काम करो, जॉब पे जाओ, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। मतलब ही मेजर ना, माइनर मेजर का डिफरेंस वही है ना, या सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिला मतलब मेजर। सो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई है, तो पढ़ाई का टेंशन देना है पेरेंट्स को, या वो आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको समझ में आ रहा है, इट्स एंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सिर्फ चेक मिलेगा पेरेंट्स से कि ये फी है क्लास की, आगे का तुम्हें करना है। वो भी क्यों, क्योंकि आप नहीं कमा रहे हो, इसलिए फी पेरेंट्स को देनी पड़ रही है। बट बाकी वो सब पूछना है पेरेंट्स को, आज दिन भर पढ़ाई की क्या, होमवर्क किया क्या, रिवीजन की क्या, टेस्ट को गए थे क्या, कितने मार्क्स मिले टेस्ट में, उनको पूछो। उनके पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं होगा उनकी कैसे जर्नी हो गई, कब एजुकेशन खत्म हुआ और कब उनका करियर हो गया। उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कैसे हो गया, क्योंकि उनको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी, इतना इन्वॉल्व ही नहीं होना पड़ता था पेरेंट्स को। अभी कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है, CA फाइनल के बच्चे पेरेंट्स को लेके आते हैं। तो कैसे लग रहा है आपको, आप ऐसे स्कूल में बैठे हैं, ऐसे लगता है ना पेरेंट्स मीटिंग है आज, स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है पेरेंट्स को, ऐसा फील आता है ना। आप ऐसे स्कूल के बच्चों जैसे करोगे तो मुझे ऐसे करना पड़ता है स्कूल टीचर जैसा। तो 2-2 अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी मेरा बच्चा CA फाउंडेशन नहीं होता है, तो पेरेंट्स टेंशन लेंगे या नहीं लेंगे? ऑब्वियसली लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लिया ना। सो किसने दिया टेंशन पेरेंट्स को? सो नहीं देना चाहिए ना। अभी आप 18 कंप्लीट हुए हो मतलब 18 इयर्स आपको संभाला है, 18 इयर्स संभाला है आपको, और अभी भी संभालना पड़ रहा है, मतलब हाइट है ये। एट द एज ऑफ 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो जाते हैं। 4.5 इयर्स का कोर्स है ये सिर्फ। 12th के बाद 4.5 इयर्स में 21 एज का बंदा CA हो सकता है, अगर उसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी तो। नहीं तो 26, 27, 28 एज पे भी CA बन सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या गलत जा रहा है आपका? यस। सो यहाँ पर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अकाउंट्स लॉ, कॉस्टिंग टैक्स, अकाउंट्स लॉ, इको एंड मैथ्स आपको हर रोज करने हैं। जिसका जो डिफिकल्ट है वो ज्यादा टाइम, जो इजी है वो कम टाइम में। 5 टाइम्स रिवीजन मिनिमम है। खुद को पूछो 24 जून को कि मेरी 5 टाइम्स रिवीजन हुई है क्या। अगर आंसर यस आया तो पासिंग के चांसेस है, नहीं आया आंसर कि नहीं हुई है तो समझो क्या होगा रिजल्ट। सो अकाउंट्स सब्जेक्ट या कौन से भी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट आपके पास एक समरी होनी चाहिए। वो समरी आपकी कौन से भी फॉर्म में हो सकती है, चार्ट फॉर्म में हो सकती है, या आपका जो मॉड्यूल है उसमें से जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आप हाईलाइट कर सकते हो वहां के वहां, तो वो भी समरी हो गई।
समरी आप पढ़ोगे 10 मिनट में हर एक टॉपिक की कि क्या क्या कंसेप्ट है इस टॉपिक में, एंड इमीडिएटली उसका सॉल्विंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे विथ टाइम मैनेजमेंट। सॉल्विंग प्रैक्टिस विथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? 3 आवर्स का है पेपर, कितने मिनट्स होते हैं? 180। उसमें 10 मिनट आपका टाइम जाता है फर्स्ट पेज फिलअप करने में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, रोल नंबर लिखो, ये करो वो करो। सो आपके पास 170 मिनट्स है एंड 100 मार्क्स का पेपर, मतलब 1.7 मिनट्स है पर मार्क। सो 10 मार्क का क्वेश्चन 17 मिनट्स में होना चाहिए। सो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो वो 34 मिनट्स में होना चाहिए, मतलब आफ्टर एवरी हाफ एन आवर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। सो आपको सब पता है कि मैम बीआरएस 10 मार्क को आता है, कंसाइनमेंट 10 मार्क को आता है, पार्टनरशिप 15 या 20 मार्क्स को आता है। तो आप जब वो टॉपिक का सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्या करना है? टाइमर लगाना है, ठीक है? बीआरएस सॉल्व कर रहे हो तो आधे घंटे में टैली होता है, नहीं चलेगा, आपको 17 मिनट्स में टैली करना है। तो वो टाइम के प्रेशर की हर रोज जिस स्टूडेंट को प्रैक्टिस है उसको वहां पे टेंशन आएगा क्या? क्योंकि वो उसका रूटीन है। टू व्हीलर चलाना आपका रूटीन है तो आपको टेंशन नहीं आता। कार किसने चलाई है? ये देखो 18 अबव वाले बाकी सब आता है, कार आती है, ये आता है। सो इनको डर नहीं लगेगा, आपको डर लगेगा क्या? क्योंकि डे 1 है आपका। फिर हर रोज कार चलाओगे तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सो वैसे ही अगर आपका डे 1 हुआ, वहां पे आपको टाइम मैनेज करने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो क्या होगा? गड़बड़ होगी ना कुछ तो। सो आपको वो रूटीन करना पड़ेगा आपका, विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपका रूटीन हुआ। तो वहां पे कुछ टेंशन आएगा क्या? बताओ, नहीं आएगा, करेक्ट? सो आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस कैसे करनी है समझा। एंड जो सिमिलर क्वेश्चन है उसका आप क्या करोगे? वो रफ में सॉल्व करो, एंड जो नए बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो प्रॉपर सॉल्व करने हैं आपको, टाइमर लगा के प्रॉपर आंसर जैसे एग्जाम में लिखोगे वैसे ही। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेटर पे कर रहे हैं एंड देन पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है ना, तो कैसे पास होगा? आज आप जोर से टू व्हीलर चला सकते हो क्या? चला सकते हो प्रैक्टिस की वजह से, एज पर रूल अलाउड नहीं है, बट आपको आ सकता है ना फास्ट चलाना। हाँ तो लगेगा है ना, डर लगेगा ही। पर आपको बताया फास्ट चलो थोड़ा, मुझे वहां तक जल्दी पहुंचना है, तो मुझे आता ही नहीं है फास्ट चलाना, ऐसे तो नहीं है ना। सो आपका स्पीड कब बढ़ेगा? आपके प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगा। जिसको प्रैक्टिस नहीं है उसको बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड जिसने एक क्वेश्चन 5-5 बार किया है वो फास्ट कर पाएगा ना। सो सबका सॉल्यूशन प्रैक्टिस है, ये समझ में आ रहा है क्या? सबका मालिक एक, जैसे सबका सॉल्यूशन सॉल्विंग प्रैक्टिस है। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, मैम फेल हो गए, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो सबका सॉल्यूशन है सॉल्विंग प्रैक्टिस करना प्रॉपर, रफ में नहीं, कैलकुलेटर पे नहीं। उसके बाद आप एक एडजस्टमेंट नोटबुक बना सकते हो फॉर अकाउंट्स। मतलब क्या करना है, एक नोटबुक में 4 कॉलम्स करने हैं आपको। फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर लिखो, सेकेंड कॉलम में पेज नंबर लिखो बुक का, एंड नोटबुक का पेज नंबर भी। नोटबुक में आंसर होगा ना, तो आंसर कौन से पेज पे है वो आप डायरेक्टली उस पेज पे जा पाओगे अगर लिखा है पेज नंबर तो। फिर थर्ड कॉलम में उस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, एंड फोर्थ कॉलम में उसकी ट्रीटमेंट लिखो। जैसे कंसाइनमेंट चैप्टर में बहुत सारे एडजस्टमेंट सेम होते हैं, थोड़े थोड़े ही कंसेप्ट डिफरेंट है, तो वो उस क्वेश्चन में जो डिफरेंट एडजस्टमेंट थी वो आपने लिखी, एंड उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या आंसर है वो लिखा, तो क्या होगा? आपका रिवीजन फास्ट होगा। 2 घंटे में पूरा अकाउंट्स रिवाइज हो सकता है, ऐसे नोटबुक है आपके पास तो। और आपके पास लकीली टाइम भी है ये नोटबुक बनाने के लिए। आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे, एंड जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, सिर्फ उस डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आप एडजस्टमेंट नोटबुक एक बना के रखो। आप वहां पर ही मत लिखो एडजस्टमेंट क्वेश्चन के बाजू में,
नहीं तो आपको बहुत सारे पेजेस पलटाने पड़ेंगे लास्ट डे को रिवाइज करते वक्त कि कहाँ कहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिखे हैं। वो अलग नोटबुक में लिखे तो वो अराउंड 50 पेजेस की नोटबुक हो जाएगी। सिर्फ 50 पेजेस 2 घंटे में हो सकते हैं। सो लास्ट डे को रिवाइज फटाफट हो जाएगा ना। सो आप क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको अगर लगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसका आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट नोटबुक में इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट लिखोगे। देन क्लासिफिकेशन इन ABC आपने सुना है क्या? इजी क्वेश्चन है तो C मार्क करो, मीडियम लेवल है तो B एंड बहुत डिफिकल्ट है तो A, या वेरी इंपॉर्टेंट हम स्टार मार्क वगैरह करते हैं ना, 5 स्टार देते हैं, मतलब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस टाइप का। मतलब हर एक क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उसको क्लासिफाई करना है। तो वो इसका मैं नहीं कॉपी कर सकती क्योंकि जो उसके लिए डिफिकल्ट है शायद मेरे लिए इजी है, एंड मेरे लिए जो डिफिकल्ट है वो उसके लिए इजी हो सकता। सो ये अपने अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को ABC में डिवाइड करना पड़ेगा। रेडीमेड ABC यूट्यूब से लेने नहीं है, उनका C इंस्टीट्यूट A बना देती है। व्हील ऑफ एक्सचेंज का देखा ना क्या हुआ अकाउंट्स में, कितने मार्क्स को आया? वो C कैटेगरी में आता है। आपने यूट्यूब पे वीडियो किसी के देखे तो C में आया था ना, एंड वहां पे 15 मार्क्स को आया। सो ये 10-12 जैसे नहीं होता है कि ये 4 चैप्टर करके जाओ और मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर कौन सा भी एवरेज ड्यू डेट भी 15 मार्क्स को डाल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट तीनों मेथड से निकालो, हो गया ना क्वेश्चन बड़ा। हाँ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ABC एनालिसिस रेडीमेड वाले देखने हैं क्या? नहीं। अगर आपको पार्टनरशिप बहुत इजी जाता है तो वो आपके लिए C है, भले ही रेडीमेड इसमें A होगा वो, बट मेरे लिए अगर वो इजी है तो मैं C मार्क करूंगी उसको। एंड अगर ट्रायल बैलेंस C लिखा है वहां पर, बट मुझे ट्रायल बैलेंस बहुत डिफिकल्ट जाता है तो मेरे लिए वो A है। सो अपने अपने हिसाब से ABC करो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस 5 मार्क को आता है, कैश बुक भी आया था, सो कुछ भी आ सकता है। एंड 4 to 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सो ABC कैटेगराइजेशन आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे फिर से। फर्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त आपको फिल्टर 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 खेलना है। मतलब फर्स्ट सॉल्विंग में आपने 30 ऑल क्वेश्चन सॉल्व किए तो सेकेंड सॉल्विंग में 22 ही करने हैं, फिर 15 ही करने हैं, फिर 8 ही करने हैं। ऐसे फिल्टर लगाते लगाते एंड तक आपको अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ही करने हैं हर एक चैप्टर के। ऐसे फिल्टर लगाया हुआ है कि आपका कौन से 7 या कौन से 8 क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के लास्ट डे को, वो रेडी चाहिए ना आपके पास कि यही 8 करने हैं, बाकी के तो टाइम पास है। मतलब वो अभी मुझे बताओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। ये आपको कभी भी पूछा तो आता है ना, पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, या गड़बड़ में मैम डेबिट द क्रेडिटर एंड क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर, ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा होता ही नहीं है। वो सुनने को भी करेक्ट नहीं लग रहा, देखो, क्योंकि हमने इतनी बार प्रैक्टिस की है कि डेबिट द रिसीवर ही आएगा। नींद से भी उठा के पूछा डेबिट द, तो रिसीवर ही बोलोगे, नींद में भी इतनी प्रैक्टिस की है आपने। तो उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको कभी भी कौन सा भी क्वेश्चन पूछा तो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ये 5 स्पीड्स आपको बढ़ाने हैं अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है तो। कितने स्टूडेंट्स का पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट हुआ है? कितने स्टूडेंट्स का पेपर 90 मार्क्स का कंप्लीट हुआ है? 90, 80, 70 हुआ है। 80 कितने स्टूडेंट्स का हुआ है अकाउंट्स? सो 100 मार्क्स का पेपर कौन सा कंप्लीट हुआ है आपका? इको का हुआ होगा। इको छोड़ के बताओ, अकाउंट्स लॉ बताओ। मतलब
मैथ्स एंड इको 100 मार्क्स का लिखना ही नहीं होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो जितना आता है उतना ही लिखना होता है। अकाउंट्स लॉ 100 मार्क्स का नहीं लिखा, 80 का लिखा, मतलब 20 अकाउंट्स के एंड 20 लॉ के, से 40 मार्क्स का तो एग्जाम ही नहीं लिखा है आपने। सो आपने एग्जाम 160 का लिखा, मतलब आउट ऑफ 200। मैथ्स इको कंसिडर मत करो, अकाउंट्स लॉ 200 का होता है, बट आपने 160 का लिखा है, मतलब 40 में से 10, 15, 20 तो आ जाते। किसको 10, 15, 20 मार्क्स कम पड़े हैं पास होने के लिए? सेवेंटी मार्क्स का ही अकाउंट्स लिखा तुमने, तो कैसे आएगा स्कोर? 30 मार्क्स का पेपर ही नहीं लिखा है तुमने, उसमें से 20 तो आ जाते, आज पास हो जाते तुम, इंटर के क्लास में बैठे हुए रहते। सो वो क्यों नहीं हुआ? प्रैक्टिस ही नहीं है ना, तो कैसे फास्ट आएगा? आज मैंने कार सीखी तो मैं क्या फास्ट चलाऊंगी? स्लो स्लो ही कार चलाऊंगी। सो प्रैक्टिस नहीं की ना, इसलिए वजह से फास्ट कार चली ही नहीं हमारी, स्लो स्लो जा रही थी। ऐसे करते करते 3 घंटे में 70 मार्क्स का ही पेपर हुआ। सो पेपर कंप्लीट ना होने का रीजन राइटिंग प्रैक्टिस स्लो है, या टोटल 5 स्पीड स्लो है आपके? 5 स्पीड। फर्स्ट तो रीडिंग स्पीड, पहले आप क्वेश्चन रीड करते हो, सो रीडिंग स्पीड चेक करो आपका कितना फास्ट है। रीड करने के बाद आप क्वेश्चन इंटरप्रेट करते हो, सो इंटरप्रिटेशन स्पीड आपको 2 बार पढ़ने के बाद समझता है, 3 बार पढ़ने के बाद समझता है, या कितनी बार पढ़ना पड़ता है आपको क्वेश्चन समझने के लिए? वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होगा। इंटरप्रेट हो गया क्वेश्चन, फिर फॉर्मेट थिंक करते हो आप, करेक्ट? फॉर्मेट थिंकिंग में टाइम जाता है, तो वो स्पीड थिंकिंग, फॉर्मेट थिंकिंग स्पीड, फॉर्मेट आ गया। फिर अकाउंट्स मैथ्स के लिए कैलकुलेटर का स्पीड, वो 4th हुआ आपके पास, उसके लिए कैलकुलेटर के टेक्निक्स होने चाहिए। 10,000 प्लस 10,000 इस टाइप के कैलकुलेशन भी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतने डरे हुए होते हैं कि जब तक कैलकुलेटर 20,000 नहीं दिखाता तब तक हम लिखते ही नहीं है, या एक एक कैलकुलेशन 2 बार करके देखते कि दोनों बार 20,000 ही दिखा रहा है ना, हाँ तो करेक्ट है, फिर लिखते हैं। सो उसमें टाइम जाता है। हाँ, सो कैलकुलेशन स्पीड एंड फिर जो आपको पता है राइटिंग स्पीड, तो इन सब में टाइम जाता है, नॉट ओनली कि राइटिंग स्पीड स्लो है इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, सो ये पांचों स्पीड कब पढ़ेंगे? ऐसे रीडिंग करके या सॉल्व करके स्पीड बढ़ेंगे? सो कितने स्टूडेंट्स ने लॉ सॉल्व किया था? लॉ का पढ़ाई करते वक्त क्वेश्चन आंसर्स लिख के प्रैक्टिस की थी? गुड, एक ही स्टूडेंट ने। कितनी बार लिखा था? 2 बार लिखा था। क्या स्कोर है? 50। ग्रेट। बीसीआर भी सॉल्विंग प्रैक्टिस की थी, फिर लॉ को ये क्यों किया है? ऐसे अकाउंट्स वगैरह क्यों नहीं किया? अकाउंट्स में 58 आए हैं, 70 का सॉल्व करके 58 स्कोर है, एंड मैथ्स को सो एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की थी। कंसेप्ट आते तो एमसीक्यू आ ही जाएंगे ना, सो एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। कंसेप्ट आ रहा है मतलब क्रिकेट तो आ ही जाएगा, इसको 4 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, ऐसे कंसेप्ट आ गए तो आ ही जाएगा ना क्रिकेट खेलने को। वैसे हुआ ना, मतलब कंसेप्ट पता है बट एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या देखो कितना प्रॉब्लम हुआ। यही अगर तुम बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस करते तो कितना स्कोर आता। तो ये 5 स्पीड याद रखो, एंड शॉर्ट नोट्स पूछते हैं आपको 4 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन में, या डिफरेंस वगैरह आता है तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, एंड ट्रू और फॉल्स की भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उतने बस, उससे आते नहीं है बट वो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, एंड आरटीपी एमटीपी पास पेपर। सो लॉ के लिए पहले रिवीजन करो, समरी थ्रू प्रोविजंस की, समझो प्रोविजंस को, एंड देन केस स्टडीज की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन आंसर्स की,
जैसे उसने की थी। एंड प्रैक्टिस करते वक्त कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं एंड उसको रिकॉलिंग प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर भी आपको एबीसी में डिवाइड करना पड़ेगा, लॉ डेली करना पड़ेगा। उसमें इंटरप्रिटेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एग्जैक्टली पूछा क्या है केस स्टडी में। एंड उसको आंसर लिखने का एक तरीका होता है, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल होती है इस केस में, ये फैक्ट्स है एंड उसका डिसीजन ये है। अगर कोई क्लाइंट आया आपके पास तो आप वैसे ही करोगे ना, कि वो बताएगा उसकी केस, दैट इज फैक्ट, आप उसको प्रोविजंस बताओगे एंड डिसीजन दोगे। तो वही 3 पैराग्राफ्स होते हैं, उसको हेडिंग्स देने होते हैं आपको एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। एंड 40 मार्क्स का बीसीआर भी है, उसको इग्नोर मत करो, वो इंग्लिश है तो उसका भी आपको एमटीपी आरटीपी कंपाइलेशन ही सॉल्व करना है। फॉर्मेट्स लर्न करो ग्रामर के, क्वेश्चन आंसर्स, कम्युनिकेशन टॉपिक अगर आपने देखा तो हर क्वेश्चन में जो ए आता है 7A, 8A, 9A, 10A, 11A कौन से टॉपिक के ऊपर है? कम्युनिकेशन। उसके 15 to 20 क्वेश्चंस है। क्या? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वो उस 15-20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही आने वाले, उसके बाहर इंस्टीट्यूट कभी नहीं जाती है। तो उतना तो करना है आपको, कम्युनिकेशन टॉपिक करना ही है एंड सॉल्विंग प्रैक्टिस सारे लिए है ही। देन मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स, उसकी भी सॉल्विंग प्रैक्टिस। पहले तो कंसेप्ट की स्टडी करो, टाइमर लगा के एमसीक्यू सॉल्व करो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, इनको मैथ्स के लिए 2 ही घंटे है, मतलब 120 मिनट्स, उसमें से 10 मिनट वो डार्कनिंग करने में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, मतलब 110 मिनट। जो क्वेश्चंस, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ो, इंटरप्रेट करो, कैलकुलेट करो, ऑप्शन सिलेक्ट करो, सर्कल डार्क करो, ये सब आपको 1 मिनट में करना है। सो अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथ्स के तो आपको 10 मिनट्स का टाइमर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम के प्रेशर में करेक्ट आना चाहिए। करेक्ट आ गया बट 10 मिनट लगे आंसर आने के लिए तो नहीं चलेगा ना। सो समझ में आ रहा है क्या ये? इसको भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और कैलकुलेटर के टेक्निक्स कितने स्टूडेंट्स के पास है बताओ? सो वो यूज करो। एंड फॉर्मूले कितने स्टूडेंट्स को लर्न है? फॉर्मूला बैंक रेडी है, वो लर्न किए हैं। बाकी स्टूडेंट्स के पास क्यों नहीं है फॉर्मूला बैंक? है। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्विंग कर रहे हो, आपने आंसर निकाला ए एंड वो है सी एक्चुअल में, तो आपने सी क्यों नहीं निकाला, मतलब आपने ए क्यों निकाला एंड व्हाई सी इज करेक्ट, उसका रीजन लिखो ना। नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर से आप ए निकालोगे एंड सी करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपने गलत आंसर सिलेक्ट किया तो वहां पे रीजन लिख के रखो, तो वो याद रहेगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। एंड थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस करो, इसमें भी कौन से टॉपिक्स करने, 1-2 टॉपिक्स छोड़ दिए तो बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से करके जाओ, एकदम परफेक्ट। ठीक है। बट प्रैक्टिस बहुत लगती है। एंड इकोनॉमिक्स में भी सेम, पहले कंसेप्ट्स करने हैं बट एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत करनी है विद इन टाइम, क्योंकि यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है बताओ? वही 110 मिनट है, 100 एमसीक्यू, बट ये हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है। बट जिसको एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वही कर सकता है। हाँ, ये जो 82, 87 मिले हैं लोगों को, वो प्रैक्टिस की वजह से मिले हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स दी है, कंसेप्ट पता है ऐसे कार चलाते। ये दोनों अभी 5 मिनट में बता पाएंगे कार कैसे चलाते हैं, बट हमें 5 मिनट में नहीं आएगी ना। तो कंसेप्ट तो 5 मिनट में हमें समझेगी, बट एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो वैसे ही है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आपको समझने के लिए कितना टाइम लगता है? कम टाइम लगता है। तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ते मत बैठो स्टडी करते वक्त, कंसेप्ट समझाइए आपको, आप कंसेप्ट में क्लियर हो तो फिर से कंसेप्ट से क्यों समझ रहे हो? अभी आपको क्या करना है, स्टेप 2 and 3 सॉल्विंग प्रैक्टिस एंड पेपर प्रेजेंटेशन।
एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो फॉर रिवीजन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप सारे क्वेश्चन फिर से नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेरे साइड से गाइडेंस था। एंड किसी को रिवीजन बैच ज्वाइन करनी है तो 1 मार्च से रिवीजन बैच स्टार्ट हो रही है। 7:30 to 1:30 टाइमिंग है। आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हो या ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो वहां पर जो रिवीजन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको 3 टेस्ट फ्री है, 50-50% के 2 एंड 100% का 1। एंड ये रिवीजन बैच 1 मार्च से 15 अप्रैल तक हो जाएगी एंड उसके बाद सिर्फ वीकेंड को रहेगी जून तक, क्योंकि वीकडेज में आपको टेस्ट सीरीज लिखने हैं ना। एंड रिवीजन बैच में चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे एंड उसके बाद वो 4 जो मैंने अभी दिखाए थे आपको। एंड टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन करनी है तो वैसे भी कर सकते हो। यस, मेल पे आया रहेगा तुम्हें। तुमने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था ना, मेल नहीं आया है? चेक करो बाद में या वहां पे बताओ, वो फिर से मेल करेंगे। ये सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है, आपको कुछ अगर डाउट्स है तो आपको पूछना है व्हाट्सएप पे। मैं क्योंकि क्लास में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके डाउट्स ले रही हूँ। यस, यहाँ पे नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उस पे व्हाट्सएप करके आप डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। एंड जो अभी क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स हम लेते हैं। यस, किसको क्या डाउट है? रिवीजन बैच की फीस 4000 है पर सब्जेक्ट एंड ऑल सब्जेक्ट ज्वाइन किए तो 16000 की जगह 14000 हो जाएंगे। सो तुम 3-4 दिन डेमो लेक्चर्स अटेंड करके फिर ज्वाइन कर सकती हो। बट उसमें डिटेल, आई थिंक तुम हो ना रिवीजन बैच में, सोहन हो ना तुम? हाँ, सो सोहन, रिवीजन बैच तुम्हें रिवीजन जैसी लग रही है या रेगुलर जैसे ही लग रहा है? बट सारे कंसेप्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं। सो वो अटेंड कर रहा है तो मुझको पूछ सकती हो। सो अभी हमने अकाउंट्स में कंसाइनमेंट चैप्टर किया है, अभी हमने कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया है। सो तुम्हें एक आध दूसरा चैप्टर अटेंड करना है तो ऐसे ही फ्री में तुम अटेंड कर सकते हो, 1-2 ही चैप्टर्स है तो। और ये भी सारे रिवीजन बैच के स्टूडेंट्स है, इसलिए उनको कुछ आई थिंक डाउट नहीं रहेंगे। एक 13 फेब से स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी एंड और एक 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ, मार्च एंड तक रहेगा वो, या 15 अप्रैल मैक्स। एंड उसके बाद में सिर्फ वीकेंड को रहेगा, सैटरडे संडे। हाँ, 15 अप्रैल तक एंड देन वीकेंड को, क्योंकि उनके 2 चैप्टर्स ही मिस हुए हैं, वो उतना फास्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम एक्चुअली मैं तो टॉपिक्स नहीं सिखाती हूँ, मैं कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरप्रेट करना है वो सिखाती हूँ। एक बार वो सिखा दिया ना तो बाकी के आंसर्स वही रहते हैं। करेक्ट सो, हम सिर्फ इंटरप्रेट कैसे करना है वो सीखते हैं एंड आगे वही आंसर्स करते हैं फिर। सो 1-2 क्वेश्चंस उनको दिखा है कि ऐसे इंटरप्रेट करके ऐसे आंसर्स लाने हैं आपको, फिर बाकी वही स्टार्ट होते हैं। मैं तो सिर्फ बैठी रहती हूँ, वही आंसर्स निकालते हैं। अकाउंट 7:30 to 8:30 इकोनॉमिक्स होता है, 9 to 10 लॉ बीसीआर, मतलब 8:30 to 9 ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है। 8:30 to 9, 9 to 10 लॉ बीसीआर, 10:15 to 12:15 2 घंटे मैथ्स होता है एंड 12:30 to 1:30 अकाउंट्स होता है, 12:30 to 1:30।
सारे ही क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, कंसेप्ट भी सारे ले रहे हैं सर। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस फ्रॉम मॉड्यूल ना, मॉड्यूल है स्कैनर। सो मॉड्यूल एंड स्कैनर मतलब पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन वो, एंड मॉड्यूल। सिमिलर क्वेश्चन सर होमवर्क को देते होंगे एंड वो सिर्फ डिस्कस होते रहेंगे, एंड जो डिफिकल्ट होंगे वो क्लास में करवाते लेते। सिमिलर क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, एंड फिर होमवर्क में जो डाउट आए उसका डिस्कशन सेम हो। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, लिखते वो घर पे है, क्योंकि जर्नल एंट्री लिखना आता है उनको, बट उस एंट्री तक कैसे पहुंचना है वो नहीं आ रहा। सो एक बार एंट्री समझी तो वो लिखने के लिए, मतलब 11 से लिखी है एंट्री, तो वो लिखने का टाइम हम सेव करते हैं यहाँ पे, इसलिए 1 घंटा ही होता है अकाउंट। नहीं तो यहाँ पे 2:30 तक मैं उनको बोलती हूँ होमवर्क नहीं करने वाले हो तो 2:30 तक बैठो, फिर लंच का टिफिन भी लाना पड़ेगा आपको। बट 1:30 तक मैंने लिया कि डिस्कस किया, तो एक बार जर्नल लेजर आप फॉर्मेट्स घर पे बना सकते हो ना, एक बार आंसर डिस्कस किया है तो, इसलिए उस 1 घंटे में सिर्फ हमारा डिस्कशन चलता है। वो कैलकुलेटर्स पे निकालते हैं अमाउंट्स फटाफट एंड देन घर पे सॉल्व करते हैं। अभी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मैंने ये समझा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मतलब मैं कल चेक नहीं करूंगी कि होमवर्क किया क्या, जैसे स्कूल में करते हैं कि 10 स्टूडेंट में से 7 ने होमवर्क किया, 3 ने नहीं किया, तो पेरेंट्स को बताओ आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। ये स्कूल में नहीं हो आपकी, मैं ऐसे करूं। आपको समझना चाहिए, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो आप फेल होने वाले हो। ये टीनेज में नहीं समझ में आ रहे तो कुछ नहीं हो सकता आगे। सो मैंने होमवर्क दिया है, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है फिर लगे रहो उसमें, उसी सर्कल में, फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन। सो आज ही क्लास में हमारा वही चल रहा था कि लास्ट अभी 100 डेज में कितने स्टूडेंट्स ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझ के पढ़ाई करेंगे, या आपके मम्मी पापा को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें। आज मैं लास्ट 7 इयर्स में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे पोस्टर बनाया है कि जिसमें पेरेंट्स आ गए तो एक टेस्ट फ्री। सो पेरेंट्स को बुलाना पड़ रहा है मुझे, लाइक स्कूल गोइंग किड। सो मेरे घर के भी हंस रहे हैं वो पोस्टर देख के कि साइली तुम स्कूल टीचर हो या सीए के बच्चों को